हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम स्केलर एंड वेक्टर्स की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज स्केलर एंड वेक्टर्स की प्लेलिस्ट का हम लेक्चर नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें वन बाय वन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। तो बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब देखें कि इक्वल वेक्टर्स हमारे पास वो दो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। तो टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दो एग्जांपल्स शो हो रही होंगी। एक में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, ठीक है, और सेकंड में वेक्टर ए एंड बी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंस। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर। वो वेक्टर जो कि स्टार्ट सेम पॉइंट से हो रहे और वो वेक्टर्स जो कि डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। यानी कि वो सिंपल वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो वो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं, नो मैटर व्हाट के उनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टाइप के ऊपर जो कि हमारा है अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम वेक्टर को अगेन दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि वेक्टर हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो यहाँ पर आप देखें कि फर्स्ट एग्जांपल में मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंस है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है चाहे मैग्नीट्यूड सेम है तो ऐसे वेक्टर्स हमारे पास अनइक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं। फिर दूसरे एग्जांपल में आप देखें कि डायरेक्शन सेम है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से ये वेक्टर भी क्या कंसीडर किए जाएंगे, ये वेक्टर भी एज एन अनइक्वल वेक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर हो गई यहाँ पर बात। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वो वेक्टर्स जो सेम मैग्नीट्यूड के हो लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो तो वो भी अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं, और वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो ऐसे वेक्टर्स भी अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं पैरेलल वेक्टर्स पर। पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्शन तो सेम होती है इनकी लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। लाइक हम देखें कि टू वेक्टर्स आर नॉट इन सेम मैग्नीट्यूड बट सेम इन डायरेक्शन, यानी कि थीटा जिनका क्या हो, 0 हो, ठीक है। अब देखें आप एग्जांपल में कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में मैग्नीट्यूड के हवाले से सेम नहीं है लेकिन दोनों का अगर डायरेक्शन देखें तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ टाइप के ऊपर जिसे हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अब देखें कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। वो दो वेक्टर्स जो एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, यानी कि टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यानी वो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन वो डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। या वो वेक्टर्स जिनके बीच में थीटा यानी कि एंगल 180 का हो। 180 का एंगल तब होता है जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो। क्लियर। तो वो हम ये भी एक एग्जांपल या एक डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हैं। अब नेगेटिव वेक्टर पर आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कि एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में फर्क क्या है। टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड and pointing in opposite direction are said to be negative vector, ठीक है। आप देखें कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो एक दूसरे के अपोजिट
डायरेक्शन में आ जाएं तो ऐसे वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर में आप देखें कि मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है, जबकि नेगेटिव ऑफ वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है। डायरेक्शन दोनों में अपोजिट होगी, बस एंटी पैरेलल में हमारे पास मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है। क्लियर? तो ये वो पॉइंट है, नॉट सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन मैग्नीट्यूड का, जो एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर को डिफरेंशिएट करता है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। जब वेक्टर्स एक ही सेम लाइन के अंदर ही एक्ट कर रहे हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। लाइक यहाँ पर आप देखें कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर 3-4 हम स्टूडेंट्स ले लें या हम 3-4 पर्सन ले लें जो एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, तो अब 3-4 पर्सन की जो फोर्स होगी वो सेम डायरेक्शन के अंदर होगी, तो ऐसे वेक्टर्स को भी सेम लाइन के अंदर होगी, तो ऐसे फोर्स को भी हम कोलिनियर वेक्टर के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कोप्लेनर वेक्टर। लास्ट के लेक्चर के अंदर हम प्लेन्स को काफी ज्यादा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखें कि 2 और मोर वेक्टर्स लाइज ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर 2-4 वेक्टर्स लाए करें तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है एक्सियल वेक्टर। वेक्टर एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करते हैं, और ऐसे वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम इन टर्मिनोलॉजीज को अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर हम एक ब्रिक ले लें, एक हम ईंट ले लें और उस ईंट को 4 डिफरेंट वे से ड्रॉप के थ्रू फोर्स एक्सर्ट करें, तो अब बेशक चारों अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स उस पर एक्सर्ट की जाएगी, लेकिन हम देखेंगे कि वो एक्ट जो फोर्सेस होंगी वो उस ब्रिक के ऊपर, इस ईंट के ऊपर करनी। तो हम ऐसे वेक्टर्स को कॉन्करेंट वेक्टर्स कहते हैं जो कि सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या है? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज अ आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड 0 हो। जैसे यहाँ पर आप देखें, एग्जाम्पल हमने ले लिया, आप देखें कि अगर ये है एक ए, बी एंड सी, ठीक है। अब देखेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट है, तो अब जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है भले उसमें डायरेक्शन कोई भी हो, अगर एक वेक्टर या एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करना शुरू करता है, एक पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करना शुरू करता है और फिर उसका एंडिंग पॉइंट भी वही होता है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नल वेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। ठीक है, लाइक आप देखें कि आपके हाथ में एक बॉल है, आप उस बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं और फिर उसी पॉइंट पर आप उसे कैच कर, तो जो मैग्नीट्यूड उस बॉल के पास होगा वो 0 हो जाएगा। मान लेंगे आपने जो बॉल को थ्रो किया वो 2 मीटर की हाइट पर गया, फिर वहीं उसी पॉइंट पर आपने उसे कैच किया तो वो 2 मीटर नीचे भी आया, तो अपोजिट भी हो जाएंगे। तो आप देखेंगे 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे
वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो, आर्बिट्ररी डायरेक्शंस हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नल वेक्टर्स कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 और ये इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर को स्पेसिफाई करने। वो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए काम करता हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ये एक हेड के साथ इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि हम एक मिसाल के तौर पर ए हेड कर देते हैं, बी हेड कर देते हैं, सी हेड कर देते हैं, तो जिसके ऊपर ये हेड का साइन आ जाता है ऑन टॉप, तो हम उसे कंसीडर कर रहे होते हैं एज एन यूनिट वेक्टर। और अगर हम किसी वेक्टर फॉर्म में, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है। यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। तो फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड तो हमें गिवन होता है, लेकिन अगर मुझे उसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो डायरेक्शन भी लेके आनी पड़ेगी। तो मुझे जस्ट क्या करना पड़ेगा, उस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब आप देखें कि हमारे पास थ्री एक्सेस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वाई का जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम जे हेड के साथ, और के का जो होता है उसे हम के हेड या के कैप के तौर पर भी आप इसे कह सकते हैं, इसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि एक्स वाई जेड का जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आई जे एंड के होते हैं। उसके बाद हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है। आप देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या है, वो वेक्टर होता है जो कि पोजीशन को डिस्क्राइब करता है या पोजीशन को लोकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि ये वेक्टर फिक्स्ड फ्रॉम ओरिजिन होता है, ओरिजिन से फिक्स होता है, पोजीशन को लोकेट करता है, पॉइंट को लोकेट करता है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। It is represented by a straight line drawn in such a way that it tells coincides with the origin and head with the point P, यानी कि A क्रॉस A, B कोऑर्डिनेट्स आ जाता है। आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से कि जो उसका टेल होता है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा होता है, और जो हेड होता है वो कोऑर्डिनेट देकर उनकी पोजीशन बता रहा होता है, यानी कि जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। लाइक जिस तरीके से आप यहाँ पर देखें कि हमने एक्स वाई एक्सिस के अंदर, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने पॉइंट पी की पोजीशन को लोकेट किया हुआ है। तो आप देखें कि ये जो आर है, वेक्टर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर जो है वो टेल से ओरिजिन के साथ कनेक्टेड है, और उसका जो पॉइंट पी है वो कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें इस पॉइंट पी या ये जो पॉइंट पी है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही है कि ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, और यहाँ पर फिर हम इसकी एंगल भी बता सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से अगर ये इन प्लेन था, अगर हम स्पेस देखें 3D अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई था, वहां पर ए बी सी यानी एक्स वाई एंड जेड आ जाए। अब देखें कि वेक्टर आर अगर हमें मालूम करना है तो ए यूनिट वेक्टर आई प्लस बी यूनिट वेक्टर जी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, और अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। इसी तरीके से अगर हमें इन स्पेस अगर गिवन है तो यूनिट वेक्टर आर किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनिट वेक्टर आई प्लस बी यूनिट वेक्टर जे प्लस सी यूनिट वेक्टर के।
और फिर अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड मालूम करना होगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक नोट है, वो ये है कि द पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो पोजीशन वेक्टर है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? ये जो x, y था ये कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक पोजीशन है जो कि स्पेसिफाई कर रहा है 1,1 और ऊपर 3,3। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सिस्टम को थोड़ा सा आगे लेकर चला जाता हूँ। अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे लेकर चला जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 - 1 2 एंड 3 - 2, तो 2,2 हमें मिल गया। अब अगेन आप यहाँ पर देखें कि -1, ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आप देखें कि -1, ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर -3, ठीक हो गई बात यहाँ पर। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 में से माइनस का 1 जाएगा तो अगेन हमारे पास 2 बचेगा, और फिर 3 - 1 अगेन 2,2। क्लियर? तो आप देखें कि जो पोजीशन वेक्टर है उस पर कोई फर्क हाँ नहीं पड़ा। अगर पोजीशन वेक्टर पर फर्क पड़ेगा तो वो किस तरीके से पड़ेगा, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चेंज आए। लाइक अगर मैं इस सिस्टम को रोटेट करवाता हूं तो ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर है ये भी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ चेंज हो जाए। तो बस ये आपको सिर्फ ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ आपको ये नोट समझाने के लिए था, इसे आप याद रखिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर और फिर इनके जो फर्दर जो टॉपिक्स होंगे उन्हें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।